Hey listeners, welcome back to my new video. This is Akanksha Rawat and the new topic that we have brought for you is brief introduction to social security, retirement, medical and other benefits. So let's start. Firstly, what is social security? पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं. सोशल सिक्योरिटी बेसिकली होती क्या है? वो सिक्योरिटी या फिर वो प्रोटेक्शन जो सोसाइटी आपको प्रोवाइड कराती है बीइंग इट्स मेंबर्स थ्रू अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशंस. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से आपको सोसाइटी का एक मेंबर होने के नाते जो प्रोटेक्शन या जो सिक्योरिटी आपकी सोसाइटी आपको प्रोवाइड कराती है उसे आप सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं. एंड ये आपको उन रिस्क के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जिनके जो हमारी लाइफ में आने ही होते हैं किसी एक टाइम पे. ठीक है. एंड आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा लेवल तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं. एंड कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लाइक अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं या फिर लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, वर्कर्स हैं आप, तो आप लोग इन सारे बेनिफिट्स के लिए या फिर इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं नॉर्मली. ठीक है. तो हम हर चीज़ के लिए एक सेविंग नहीं कर सकते हैं अपने जो भी हमारी मंथली सैलरी होती है उससे. तो इस केस में सो दैट आपको जब भी ज़रूरत पड़े एंड आपके पास कुछ ना हो या फिर आप अपने प्राइवेट जो भी आपके कनेक्शंस हैं आप उनकी हेल्प लेना चाहें लेकिन आपको वो हेल्प अवेलेबल ना हो पाए, तो उस केस में सोसाइटी आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ बेनिफिट्स अवेलेबल करवाती है. ये रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ सिकनेस, सेकेंड इज़ मेटर्निटी, थर्ड वन इनवैलिडिटी, फोर्थ वन ओल्ड एज एंड डेथ. सिकनेस मीन्स अगर आप बीमार हो, मेटर्निटी जब आप प्रेग्नेंट हो, इनवैलिडिटी जब आप किसी काम को करने के लिए वैलिड ना हो, फोर्थ वन इज़ ओल्ड एज मीन्स रिटायरमेंट वाली एज, जब आप रिटायरमेंट के बाद 65 ईयर्स के बाद वाला टाइम होता है जो जिसमें आप लोग कोई भी नई जॉब को ज्वाइन नहीं करते हैं. ठीक है. आपकी बॉडी उतना मेंटल प्रेशर नहीं ले पाती है जब, या फिर फिजिकल प्रेशर नहीं ले पाती है. एंड लास्ट वन इज डेथ. इन केस ऑफ डेथ जो भी आपके डिपेंडेंट्स होते हैं उनको कौन हेल्प करने वाला है, इसके लिए भी सोशल सिक्योरिटी या फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं. इस केस में क्या होता है, आप लोग अपनी जो भी एक वर्किंग मैन है वो खुद को कैसे सपोर्ट कर सकता है एंड या फिर अपने जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको हेल्थ में या फिर बाकी किसी भी प्रॉब्लम में कैसे सपोर्ट कर सकता है. आप उसकी उस एबिलिटी को मेंटेन करते रहना चाहते हैं. जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको क्या है कि आपकी जो स्टेट है या फिर आपकी जो गवर्नमेंट है आपके नेशन की, उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी एक ड्यूटी बनती है कि वो अपने जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे सो दैट वो अपनी जो भी डिजीज़ेज़ हैं या फिर अगर कोई बीमारी है उनको तो उसको क्योर कर सके या फिर उससे बच सके. नेक्स्ट, खुद को एंड अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके जब वो कमा नहीं रहा हो, अर्न नहीं कर रहा हो, एंड अपनी जो गेनफुल एक्टिविटी है खुद को जब तक वो दोबारा से गेन नहीं करने लग जाता उस एक्टिविटी तक रीस्टोर कर सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रेग्नेंट है, कोई वुमेन है अगर वो प्रेग्नेंट है, तो जब तक वो दोबारा से अपनी जॉब ज्वाइन नहीं कर लेती, अपनी पोजीशन को रीस्टोर नहीं कर लेती, तब तक उसको कौन से ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने की हमारे प्रोविजंस हैं, इस बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. इसके अलावा आप लोग ये जो सिक्योरिटी है वो अपने जो भी मेंबर्स हैं उनको कॉन्फिडेंटली अवेलेबल कराते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जिस टाइम पे भी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे आप उनको एज एंड देन वो फैसिलिटी रिक्वायर अवेलेबल करवाते हैं. इंडिया के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में हम लोग 5 टाइप की स्कीम्स पढ़ सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ पेंशन, सेकेंड वन इज़ हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल बेनिफिट, थर्ड वन डिसेबिलिटी बेनिफिट, फोर्थ वन इज़ मेटर्निटी बेनिफिट एंड फिफ्थ वन इज़ ग्रेचुइटी. इन पांचों स्कीम्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी. तो सोशल सिक्योरिटी किन चीज़ों को इंक्लूड करता है अपने अंदर, किन चीज़ों को कवर करता है, किन एस्पेक्ट्स को, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज सोशल इंश्योरेंस. सोशल इंश्योरेंस कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनमें वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स पीरियडिकली कुछ टाइम पीरियड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं किसी एक फंड में. इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी इन्वॉल्व हो भी सकती है एंड नहीं भी, दोनों ही केसेस हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है. आप लोग ही यहाँ पे होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर्स जो कि जिनकी वहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जॉब कर रहे होते हैं वो एम्प्लॉयर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं सो दैट
आप लोग ओल्ड एज में, सिकनेस में, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे या फिर कोई भी ऐसी अनसर्टिनिटी है उस टाइम पे आप लोग उस कंट्रीब्यूशन का कुछ पार्ट अपने लिए ले सकें टाइम टू टाइम। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको बेनिफिट्स अवेलेबल कराने के लिए ही आप वो कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं अपने उस टाइम के लिए। सेकेंड वन है सोशल असिस्टेंस। ये कुछ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिव बेनिफिट्स हैं जिसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसमें आपकी गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है एंड ये बेनिफिट्स उन लोगों को ज़्यादातर प्रोवाइड होते हैं जिनके जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज ना हो, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है एंड ये असिस्टेंस हो सकती है आपके चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, मदर्स जो होती हैं उनके लिए। इसके अलावा जो इनवैलिड्स हैं या फिर एज्ड या फिर डिसेबल्ड लोग हैं, अपने जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं उस टाइम पे उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराने के लिए सोशल सिक्योरिटी, सोशल असिस्टेंस आपको अवेलेबल कराती है। एंड नेक्स्ट इज द सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड्स कन्वेंशन नंबर 102 of the International Labour Organization prescribes the following components of social security। हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो ये कन्वेंशन है ये आपको कुछ कंपोनेंट्स बताता है सोशल सिक्योरिटी के, जो कि क्या है? मेडिकल केयर, सिकनेस बेनिफिट, ओल्ड एज और रिटायरमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट, maternity benefit, invalidity benefit and survivors benefit। Coming on to third part, public service। पब्लिक सर्विस प्रोग्राम्स यूजुअली गवर्नमेंट हमारी फाइनेंस करती है एंड अपने खुद के रिवेन्यू से इन फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट और सर्विसेज उन सारे मेंबर्स को जो कि एक डिफाइंड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जो बीपीएल वाले कार्ड्स वाले लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो एक डिफाइंड कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट इन जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इन लोगों को वो गवर्नमेंट से फाइनेंस की हुई होती है। तो ये बस एक एग्जाम्पल था, आप इसको एक बार के लिए सोच सकते हैं समझने के लिए। नाउ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन इंडिया 5 स्कीम्स हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा है। पेंशन, मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट एंड ग्रेचुइटी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट थीम, दैट इज पेंशन और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती हैं एंड ये इंश्योर करती हैं कि आप लोगों को सुपर एनुएशन पेंशन एंड फैमिली पेंशन मिलती रहे इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग सर्विस। अगर कोई भी पर्सन अपने सर्विस के दौरान एक्सपायर हो जाता है या किसी मिसहैपनिंग का शिकार हो जाता है तो उस केस में ये जो भी मिनिस्ट्री है ये मेक श्योर करती है कि आप लोगों को पेंशन मिलते रहे, आपकी फैमिली को पेंशन मिलते रहे। एंड सुपर एनुएशन पेंशन हम बोलते हैं वो कंट्रीब्यूशन को जो हम मंथली बेसिस पे करते हैं अपनी पेंशन के लिए जब हम रिटायरमेंट के बाद, जो कि हमें मिल सकती है। ठीक है, एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे ये लागू होती है स्कीम जहाँ पे 20 एम्प्लॉयज़ एटलीस्ट जॉब कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 15,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं महीने में, मंथली जिनके वेजेस या फिर सैलरी 15,000 से कम है, उनके लिए एक मैंडेटरी काम है कि उनको ये ईपीएफ में अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना है। एंड अगर उनकी जो भी सैलरी अगर 15,000 से ज़्यादा है तो उन पे डिपेंड करता है, उनकी इच्छा है इस चीज़ में कि वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट थिंग इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स 3 स्कीम्स। तो यहाँ पे हम लोग 3 स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसमें हम लोग पीएफ में कंट्रीब्यूशन, आपने सुना होगा पीएफ अकाउंट आपका, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग है। सेकेंड वन इज एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, जिसमें आप जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद आपको पेंशन दी जाती है, ये उसके रिगार्डिंग है। थर्ड वन इज एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जहाँ पे आप इंश्योरेंस की बात करते हैं। सो सबसे पहले हम प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ते हैं। प्रोविडेंट पीएफ अकाउंट जो हमारा होता है उसमें एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स दोनों कंट्रीब्यूशन 12% होता है इक्वली। 12% आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड 12% आपके एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि एम्प्लॉई का पूरा 12% जैसे ही पीएफ अकाउंट में जा रहा है, बट एम्प्लॉयर जो 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका आप 3.67% जो होता है उसको आप पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड रिमेनिंग 8.33% को आप एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉई का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है एंड आप उसका परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हैं 8.33%।
ठीक है। पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉयर का रहता है 3.67% एंड एम्प्लॉई का रहता है पूरा 12%। फाइनली जो थर्ड स्कीम है हमारी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है सिर्फ, और वो भी कितना है 0.5% ओनली। देन नेक्स्ट कम्स 4 मेन टाइप्स ऑफ पेंशंस जो ऑफर की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू या फिर इस आपके ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन, पेंशन अपॉन सुपर एनुएशन और डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के केस में या फिर सुपर एनुएशन के केस में जो आपको पेंशन मिलती है। सेकेंड वन इज विडोज पेंशन फॉर डेथ वाइल इन सर्विस, इन केस किसी पर्सन की सर्विस ईयर्स में या फिर ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो उनकी विडो को पेंशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। थर्ड वन इज चिल्ड्रन पेंशन, चिल्ड्रंस को पेंशन कब प्रोवाइड की जाती है? उनकी जब तक वो 25 ईयर्स ऑफ एज अटेन नहीं कर लेते हैं तब तक उनको आपको पेंशन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है। एंड ये पेंशन कुछ 1000 रुपीज़ मंथली होती है। ठीक है। लास्ट वन इज ऑर्फन्स पेंशन, और फिर हम लोग नॉर्मली उनको बोलते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं, जो अनाथ होते हैं। तो इन केस अगर किसी की मदर नहीं है एंड उसके फादर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस तो आपको ऑर्फन्स पेंशन अवेलेबल कराई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और ऑर्फन पेंशन अगर जो पर्सन है वो अगर डिसेबल्ड है, ठीक है, इस केस में 25 ईयर्स के बाद तक भी चलती रहती है। इन एडिशन जो हम लोगों ने कुछ सेपरेट प्रोविजंस बनाए हुए हैं कुछ पेंशन फंड्स के अपने वहाँ के सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं कोल माइंस में उनके लिए, या फिर जो असम के टी प्लांटेशंस हैं वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए एंड सीमेन के लिए। नेक्स्ट वन इज हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल बेनिफिट्स। सो इंडिया की आप पॉपुलेशन देख सकते हैं तो इंडिया में ये तो बिल्कुल भी एक इम्पॉसिबल सा टास्क है कि सब लोगों को मेडिकल केयर फ्री में प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने कुछ मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए एक फ़ंड क्रिएट किया है अपने एम्प्लॉयज़ को एंड उनकी फैमिलीज़ को। इसके अलावा हम उनको कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग सिकनेस एंड मैटरनिटी के दौरान एंड सिकनेस के दौरान हम उनको कुछ कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं एंड मंथली पेमेंट करते हैं इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट टू दोज वर्किंग इन फैक्ट्रीज। उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या कोई डिसेबल हो जाता है तो उनको मंथली पेमेंट एज पेंशन आप प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिकनेस बेनिफिट कवर करता है 70% ऑफ द एवरेज डेली वेज एंड इज पेएबल फॉर 91 डेज ड्यूरिंग 2 कॉन्जिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड्स। सिकनेस बेनिफिट कितना होता है आपका? आप इसको आपकी जो भी डेली वेज है उसका 70% आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपको 91 डेज़ के लिए आपकी कंपनी या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे करती है एंड ये बेनिफिट आप उठा सकते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड्स के लिए। नेक्स्ट वन इज डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। इसको आप लोग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर पढ़ते हैं जो कि एक वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर भी है। ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉयर लायबल है कंपनसेशन प्ले करने के लिए उन एम्प्लॉयज़ को या फिर उनकी फैमिलीज़ को जिनको कुछ इंजरी हो गई है ड्यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए अगर किसी एम्प्लॉय को इंजरी हो गई है, कुछ वो डिसेबल हो चुका है, ठीक है, या किसी की अगर डेथ हो गई है तो उस केस में आपकी कंपनी उसको या फिर उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कंपनसेशन प्रोवाइड कराने के लिए लायबल है। इसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व करते हैं जिनमें कि कुछ डिजीज़ेज आ सकती हैं। हमने हैज़ार्डस केमिकल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। कुछ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें पेंट शॉप भी होती है एक, जहाँ पे जो भी व्हीकल्स हैं उनमें हम लोग पेंट करते हैं, तो वहाँ पे भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कुछ लंग डिजीज़ के जो भी लंग डिजीज़ होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो इस केस में उन एम्प्लॉयज़ को आप लोग क्या कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। कि आप कंपनसेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं इन दोनों सिचुएशंस में। फर्स्ट वन इज़ डेथ के केस में क्या होता है कि आप लोग जो भी पर्सन है उसकी मंथली वेज का 50% मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर। रेलेवेंट फैक्टर यहाँ पे हम लोगों ने एज ली हुई है, तो उस पर्सन की एज इंटू 50% ऑफ द मंथली वेज, उस पर्सन का मंथली वेज का 50% को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी अमाउंट निकल के आती है वो, और
या फिर 80,000। आप इन दोनों अमाउंट्स में कंपेयर करते हैं, जो भी अमाउंट ज़्यादा होती है आपको वो अमाउंट पे करनी होती है इन केस ऑफ डेथ। सेकेंड वन इज टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट। अगर कोई पर्सन टोटली परमानेंटली डिसेबल हो चुका है तो उस केस में आप लोगों को 60% ऑफ मंथली वेज को मल्टीप्लाई करना होता है विद द रिलेवेंट फैक्टर एज, जो उस पर्सन की एज है उसके साथ, और एन अमाउंट ऑफ 90,000। तो 90,000 एंड जो मल्टीप्लाई करके आपका एक अमाउंट आया है वो, इन दोनों अमाउंट्स में से जो भी अमाउंट ज़्यादा आपको लगती है आपको वो पे करनी होती है अपने एम्प्लॉय को। नेक्स्ट इज मेटर्निटी बेनिफिट। मेटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया था ये एक्ट, ठीक है, जिसमें जो भी की बेनिफिट्स हैं जो कि वुमेन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं उनको ये लोग गाइड करते हैं। तो ये जो लॉ है ये प्रोवाइड करता है वुमेन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वुमेन्स काम कर रही है उनको पेड मेटर्निटी लीव प्रोवाइड कराने के लिए ये एक्ट बनाया हुआ था, ठीक है। जो प्रोविज़न है वो 26 वीक्स का है, अप फ्रॉम 12 वीक्स फॉर द फर्स्ट टू चिल्ड्रन, जो कि 12 वीक्स है फर्स्ट टू चिल्ड्रन के लिए। फॉर द थर्ड चाइल्ड द मेटर्निटी लीव इंटाइटल्ड विल बी 12 वीक्स। India now has third most maternity leave in the world following Canada 50 weeks and Norway 44 weeks. इंडिया में जो भी प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट टू चिल्ड्रन के टाइम पे 26 वीक्स का मेटर्निटी लीव प्रोवाइड होता है, एंड अगर थर्ड चाइल्ड है आपका, इफ़ यू आर कैरिंग योर थर्ड चाइल्ड, उस केस में आपको 12 वीक्स का पेड मेटर्निटी लीव प्रोवाइड की जाती है। एंड इंडिया यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, ठीक है, अगर आप मेटर्निटी लीव्स की बात करें वर्ल्ड में, जिसमें फर्स्ट स्टैंड करता है कनाडा जो कि 50 वीक्स का पेड मेटर्निटी लीव प्रोवाइड करता है। सेकेंड वन इज़ नॉर्वे जो 44 वीक्स का पेड मेटर्निटी लीव प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक्ट सिक्योर करता है कि आप 12 वीक्स का जो भी मदर्स हैं जो कि अगर एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर रही हैं बिलो द एज ऑफ 3 मंथ्स, उन मदर्स को 12 वीक्स की मेटर्निटी लीव प्रोवाइड की जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप चाइल्ड को बर्थ ही दे रही हो, ठीक है। अगर आप चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर यू आर गोइंग फॉर सरोगेसी, आप लोग एक सरोगेट मदर बनना चाह रहे हैं या फिर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में है, तो उस केस में आपको 12 वीक्स की मेटर्निटी लीव प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें ओवर 50 एम्प्लॉयज़ जॉब कर रहे हैं उन लोगों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड की करनी होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एट अ वेरी इजी डिस्टेंस, जिससे कि जो मदर्स हैं वो एक दिन में कुछ 4 टाइम्स अपने बच्चे से मिल सके, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल पेरोल एंड एच आर सोल्यूशंस ने कुछ प्रोविजंस निकाले हैं। सो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑप्शन कि जो भी वुमेन्स हैं वो प्रेगनेंसी के बाद, मेटर्निटी लीव के बाद, जैसे ही मेटर्निटी लीव ख़त्म होती है उसके बाद वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं इन केस वो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ किसी एक अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए तो। नेक्स्ट 1961 एक्ट प्रोवाइड करता है कि कोई भी वुमेन जिसका मिसकैरेज हुआ हो या मेडिकल रीजंस की वजह से जिसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो चुकी हो उनको भी 6 वीक्स की पेड मेटर्निटी लीव प्रोवाइड की जाए। इसके एडिशन में 1961 एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ को लेबरस टास्क करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकती है, जिसमें उसको कुछ लंबे घंटों तक, कुछ ज़्यादा ही आवर्स तक खड़े रहना हो, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि उसकी प्रेगनेंसी को में इंटरफेयर कर सकती है, उसको मिसकैरेज करा सकती है या फिर उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है या फिर उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है नेगेटिवली। ऐसा कोई भी काम आप अपनी जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ उनसे नहीं करा सकते हैं। लास्ट वन इज़ ग्रेजुइटी। इसको गवर्न करता है हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972, जिसमें जो उन एस्टैब्लिशमेंट्स पे लागू होता है जहाँ पे 10 और मोर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, to provide the payment of 15 days of additional wages for each year of service to employees who have worked at a company for 5 years or more. आप एक लमसम अमाउंट को बोलते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने उन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराती है जिन्होंने उनकी कंपनी में 5 साल या उससे ज़्यादा काम किया होता है। अगर किसी इवेंट में किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और डिसेबल हो जाता है
तो इस केस में जो भी उस एम्प्लॉय का नॉमिनी है या हायर है, आप उसको ये ग्रेचुइटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयर इस ग्रेचुइटी को रिजेक्ट कर सकता है सिर्फ इस केस में अगर उस एम्प्लॉय को आप टर्मिनेट करते हैं, उसकी जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसको आप टर्मिनेट कर रहे हैं ड्यू टू एनी मिसकंडक्ट, उसके किसी मिसकंडक्ट की वजह से या फिर उसके किसी इनडिसिप्लिन बिहेवियर की वजह से आप उसको जॉब से टर्मिनेट कर रहे हैं, तो इस केस में आप उसकी ग्रेचुइटी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। इस केस में आपको क्या करना होता है, एक टर्मिनेशन ऑर्डर होता है जिसमें आप लोग जो भी सारे चार्जेस होते हैं या मिसकंडक्ट होता है जो एम्प्लॉय का, आपको वो सब मेंशन करना होता है। नेक्स्ट इज ग्रेचुइटी का फॉर्मूला क्या है। ग्रेचुइटी इज इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस। यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 26 रिप्रेजेंट करता है हमारी 15 डेज आउट ऑफ 26 वर्किंग डेज इन अ मंथ। 26 वर्किंग डेज होते हैं हमारे, 4 संडेज को अगर हम रिमूव कर दें तो, ठीक है। तो 15 डेज आउट ऑफ 26 डेज, 26 वर्किंग डेज इन अ मंथ को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। एंड लास्ट ड्रॉन सैलरी में आप लेंगे बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। इसके अलावा ईयर्स ऑफ सर्विस आर राउंडेड अप टू डाउन टू द नियरेस्ट फुल ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी एम्प्लॉय ने 10 ईयर्स 25 डेज तक उस कंपनी में जॉब करी है, 10 ईयर्स 10 मंथ्स 25 डेज तक किसी एक कंपनी में जॉब करी है, तो उसको हम लोग 11 ईयर्स कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेचुइटी exempt है टैक्सेशन से, provided that the amount does not exceed 15 days salary for every completed year of service calculated on the last drawn salary, subject to a maximum of rupees 10 lakh. It is important to note that the employer can choose to pay more gratuity to an employee who is known as ex gratia and is a voluntary contribution. Ex gratia is a subject to tax. यहाँ पे आप अपनी जो भी ग्रेचुइटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो 15 डेज सैलरी में आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपकी ग्रेचुइटी टैक्सेशन के से एग्जेम्प्ट होती है, आप उसमें कोई इनकम टैक्स आपको पे नहीं करना होता है, ठीक है। इन केस ये जो अमाउंट आपकी ग्रेचुइटी की आप लेके आ रहे हैं ये 10 लाख रुपीज़ से कम है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने किसी भी एम्प्लॉई को ज़्यादा ग्रेचुइटी पे कर सकता है, ठीक है, और इसको आप एक्स ग्रेशिया बोलते हैं। एंड ये एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, आपका एम्प्लॉयर वॉलेंट्री खुद आपको ये कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता है। एंड जो एक्स ग्रेशिया वाली जो सब्जेक्ट है ये, इसमें आपको टैक्स पे करना होता है। जबकि अगर नॉर्मल ग्रेचुइटी की बात करें जिसको आप 15 डेज ऑफ 15 डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें उस केस में आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। थैंक यू।